Hello everyone, a very lovely good morning to all of you. Welcome to BPSC Concept Wala. Today 27th June and we will see the important news articles for our exams from the newspaper The Indian Express. तो सबसे पहले हम आपको न्यूज़पेपर दिखा दे रहे हैं जिसमें कौन कौन सा आर्टिकल कौन कौन सा न्यूज़ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपको पता है कि हम लोग अपने स्लाइड्स पे आ जाएंगे और वहाँ से उसको अच्छे से एनालिसिस करके उसका जो PDF होता है, जो वो आंसर के रूप में जो लिखा होता है, वो ग्रुप में आप लोगों को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको कल इनके बारे में बताए थे, शुरू करते हैं, है ना। ये जो विकीलीक्स के फाउंडर हैं जूनियर, उनको 14 साल बाद इनको छोड़ा गया है। एक लीगल बैटल लड़के आए हैं, वो कल अपने घर ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। कहाँ पहुँचे? कैनवेरा एयरपोर्ट में। कैनवेरा कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ ये कीनिया के बारे में। ठीक है, कीनिया में क्या हुआ है आपको पता था। कल कीनिया में कियोस हो गया था, वहाँ टैक्स रेट बढ़ाया गया था, तो प्रेसिडेंट ने उसको क्या क्या बैक डाउन कर दिया है। तो हम आपको कीनिया और अफ्रीका के बारे में, वहाँ की इंपॉर्टेंट नदी नाला पहाड़ के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इस पेपर से इस पेज से इतना ही। फ्रंट पेपर में आज के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, सीधा हम एक्सप्लेन में चलते हैं। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, यहाँ पे एक अच्छा चीज़ देखने को मिला है कि हमारे जो भी यंग सो कॉल्ड यंग MP जो हैं कि ये चिराग पासवान और ये कंगना रावत दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों करें कट्टो की लहरी चमक छल्लो रानी। सॉरी फॉर दैट। तो ओके, तो हम एक्सप्लेन में आज क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, कि लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है उसका रोल क्या होता है, पोजीशन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नहीं कि केजरीवाल को कौन अरेस्ट किया, क्यों किया, हमारे एग्जाम में नहीं ज़रूरी है। जब फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा तो इसको देखा जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, सेफ ड्रिंकिंग नॉट मोरालिटी, है ना। ये तमिलनाडु में जो ह्यूज ट्रेजेडी हुआ है, जो कि आज से 3-4 महीने पहले बिहार में भी एक ह्यूज ट्रेजेडी हुआ था। सो ये हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो हमारे एग्जाम में लिखने के लिए हो सकता है, मेंस में एज वेल एज एसे में। तो ये हम देख लेंगे। उसके बाद हम एक मूडीज़ का जो वार्निंग आया है, मूडी जो रेटिंग कंपनी है, वो उसका वार्निंग आया है, वो देख लेंगे, इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। उसके बाद इट इज़ अबाउट द जॉब्स, है ना। IMF कुछ रिकमेंड की है कि हमारे कंट्री के बारे में कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन अगर हम जॉब नहीं देंगे तो कैसे होगा, ये देख लेंगे। उसके बाद बाकी कुछ है नहीं, तो सीधा आते हैं अपने PPT पे और डिस्कस करते हैं आज का न्यूज़ आर्टिकल। ऑलराइट, तो सबसे पहला हमारा जो न्यूज़ आर्टिकल है वो है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, पोजीशन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके लिए जूम कर दे रहे हैं। आपको पता है कि रायबरेली के MP जो है राहुल गांधी, Mr. Rahul Gandhi was chosen the leader of opposition in Lok Sabha, a position that lay vacant for 10 years because no party had numbers equaling a tenth of the strength of the house। आपको पता है कि जो हाउस है, हाउस का 1/10 जब तक आपका MP नहीं होगा, आप अपोजिशन पार्टी में गिने नहीं जाएंगे। तो ये 10 साल बाद हमारे पार्लियामेंट में, विच इज़ वेरी बैड फॉर आवर डेमोक्रेसी, कि हमारे 10 साल तक हमारे पार्लियामेंट में कोई एक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। तो अभी कौन चुने गए हैं? राहुल गांधी चुने गए हैं, कांग्रेस के हैं, लार्जेस्ट पार्टी बनी है इसलिए, है ना। 144 एंड 52 सीट्स इन 543 मेंबरशिप आफ्टर द इलेक्शन ऑफ 14। एंड ये सब आपको फैक्ट का जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। 2014 में मल्लिकार्जुन खड़गे थे उस समय, अभी के वो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, ये भी जरूरी नहीं। हमारे लिए ज़रूरी क्या है? यू कैन सर्व एज लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। कौन है हु कैन सर्व, कौन सर्व कर सकता है लोकसभा और राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो पोजीशन ऑफ लीडर जो है वो कहाँ डिस्क्राइब किया गया? सैलरी एंड अलाउंस ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977, इसमें लिखा हुआ है। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इज इट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सो अ बिग नो, इट इज explained or described in where? The salary and allowance of leaders of opposition in Parliament Act 1977. So the act describes the leader of opposition as a member of Council of States or the House of the People. This line is very important for our mains. You can quote, जहाँ भी अपोजिशन की बात आए वहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो एक्ट है, कौन सा एक्ट? द सैलरी एंड अलाउंस ऑफ लीडर्स ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977। This describes what? This describes the leader of opposition as a member of council। वो कौन है? एक मेंबर है काउंसिल का, of the state or the house of the people। ठीक है, as the case may be, who is for the time being the leader in that house, the party in opposition to the government having the greatest numerical strength and recognized such by the chairman of the council of state or the speaker of। ठीक है, द आर्टिकल रिटन बाय इंडियन एक्सप्रेस में 2017 में एक आर्टिकल लिखा गया था। फॉर्मर लोकसभा के सेक्रेटरी थे
वो क्या नाम था उनका, पीडीजी आचार्य, उनके द्वारा, द लॉ इज क्लियर दैट द स्पीकर इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द लीडर ऑफ द न्यूमेरिकली लार्जेस्ट पार्टी इन द ऑपोजिशन एज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन. सो द ऑप्शन इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिम और हर इज जस्ट नॉट अवेलेबल, कि ऐसा है ही नहीं कि उनको रिकॉग्नाइज नहीं करना है. उसके बाद आचार्य साहब ये भी बोलते हैं, हाउ एवर रिजेक्टेड द कन्वेक्शनल अंडरस्टैंडिंग that to get the post of the leader of opposition a party must have at least 10% of MP in the house. ठीक है, जब तक आपके पास नहीं रहेगा कोई आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया करेगा. उसके बाद क्या बोला गया है कि मिस्टीरियस रूल इज ऑफन कोटेड बाय द सम सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट. कुछ वैसे एक्सपर्ट है जो खुद को बोलते हैं ना, वैसे जो सेल्फ ऑब्सेसिव पर्सन होते हैं ना, उनके द्वारा कोट किया जाता है. सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट जो कि बोलते हैं कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन का, पार्लियामेंट का, रूल्स का बहुत नॉलेज है, उनके द्वारा एक मिस्टीरियस रूल बनाया गया है. वो क्या कहता है, विच रिक्वायर्स ए पार्टी टू हैव एटलीस्ट 10% ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द हाउस फॉर ए स्पीकर टू रिकॉग्नाइज समवन एज द स्पीकर ऑफ द अपोजिशन. उन्हीं के द्वारा ये कन्वेंशन बनाया है कि अगर आपको लोकसभा में 1/10% आपका मेंबरशिप का जो नहीं होगा तो आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा, जबकि ये कहीं मेंशन नहीं है. यस, देयर इज नो सच रूल, राइट. यस, देयर इज अ डायरेक्शन 121, एक डायरेक्शन 121 है, उसमें इशू किया गया था कि स्पीकर फॉर रिकॉग्नाइज ए पार्टी और अ ग्रुप फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटी इन द हाउस. एक डायरेक्शन 120 है, उसमें क्या मेंशन किया हुआ है कि स्पीकर जो है वो रिकॉग्नाइज करेगी किसी पार्टी को या किसी ग्रुप को किसी पर्पस के लिए या किसी फैसिलिटी को देने के लिए हाउस से. ठीक है, बाकी कहीं नहीं लिखा हुआ कि आपके पास 1/10 मेजोरिटी, 1/10 MP होने चाहिए लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए, कहीं मेंशन नहीं किया हुआ. वो कुछ मिस्टीरियस रूल बनाया गया किनके द्वारा, सेल्फ स्टाइल्ड एक्सपर्ट्स के द्वारा. ठीक है, तो ये सब है. उसका कि कौन सा, व्हाट पोजीशन डज द लीडर ऑफ अपोजिशन हैव द हाउस, हाउस के पास कौन सा जो पोजीशन है, व्हाट पोजीशन डज द लीडर ऑफ अपोजिशन हैव द इन द हाउस. सो द लीडर ऑफ द अपोजिशन सिट्स इन द फ्रंट. उनको क्या क्या पोजीशन मिलेगा, तो उनको ये फायदा होगा कि अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन चुने जाएंगे तो आपको जो है फ्रंट रो में, लेफ्ट ऑफ द चेयर में आपको फ्रंट रो का पोजीशन मिलेगा, है ना. आप इंजॉय कर सकते हैं क्या, सर्टेन प्रिविलेज. कौन कौन सा, कुछ सेरेमोनियल ओकेजन होता है, जैसे कि स्कॉट कर सकते हैं आप स्पीकर और इलेक्ट टू रिसोर्टम. कल आप देखे होंगे कि जब स्पीकर हमारे जो ओम बिरला साहब जब उन स्पीकर चुने गए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी बोथ एक्सकॉर्टेड देम टू द रोस्ट्रम. उनको ये ओकेजन, उनको सेरेमोनियल ओकेजन कौन से प्रदान करता है, जब आप लीडर ऑफ अपोजिशन चुने जाते हैं तब. ठीक है, उसके बाद और क्या, लीडर ऑफ अपोजिशन इज ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द सीट इन द फ्रंट रो ड्यूरिंग द एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट टू बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. जब प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, इट मीन्स लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा के जब प्रेसिडेंट करते हैं. अब ये बताइएगा कि जो प्रेसिडेंट है वो कौन कौन से ओकेजन पे दोनों हाउस को एड्रेस करते हैं. आप इसका जवाब दीजिएगा. आप लोग सब पॉलिटी पढ़े होंगे, सब लक्ष्मीकांत पढ़े होंगे, तो उसका जवाब दीजिएगा कि कौन कौन सा ऐसा ओकेजन होता है जिसमें प्रेसिडेंट दोनों हाउस को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं. कमेंट बॉक्स में जरूर से जवाब दीजिएगा. ठीक है, तो वो है कि वहाँ पे भी आपको फ्रंट रो में आपको सीट मिल जाएगा. ठीक है, द मेन ड्यूटी ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन टू सर्व द वॉइस ऑफ अपोजिशन. अगर आपसे पूछा जाए कि मेन ड्यूटी क्या है लीडर ऑफ अपोजिशन का, तो वो क्या है, सर्व एज द वॉइस ऑफ अपोजिशन. अपोजिशन की आवाज़ बनना उनका मेन ड्यूटी है. ये सब क्या है, दीज आर द सेकेंडरी प्रिविलेज, बट द मेन ड्यूटी इज टू serve as the voice of opposition in the house. The official booklet of parliament published on 2012 says क्या कहता है कि leader of opposition in the Lok Sabha is considered as the shadow prime minister with the shadow cabinet. These lines should be remembered. You should remember these line. कहीं भी कोट कर सकते हैं. तो ये एक emphatic यूज करेगा कि आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज है, अच्छा आप एनालिसिस कर पा रहे हैं कि लीडर ऑपोजिशन को क्या कंसिडर किया जाता है कि शैडो प्राइम मिनिस्टर विद अ शैडो कैबिनेट. मतलब क्या कि अभी तो जो 18th हमारा लोकसभा है उसमें तो जो रूलिंग गवर्नमेंट वो कर ही रही है, लेकिन उसके अपोजिशन में जो है वो एक शैडो पीएम जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, उसका एक शैडो कैबिनेट होगा जो वो अपना खुद का अपोजिशन पार्टी वाले मिलके बनाएंगे ताकि वो अपोज कर सके. इसके बाद एक देखिए वो क्या है हमारा के पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो किस चीज़ पे बेस करता है, म्यूचुअल फॉरबियरेंस पे. तो म्यूचुअल फॉरबियरेंस क्या होता है कि जैसे कि कोई रूलिंग पार्टी वाला कोई बिल लाया तो उसको वो अपोज करेगा. ठीक है, तो वो क्या है, एक दूसरे को सहना हो गया, आपसी सहनशीलता हो गया. ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, म्यूचुअल फॉरबियरेंस. तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या है, लीडर ऑफ अपोजिशन लेट्स द प्राइम मिनिस्टर गवर्न एंड इन टर्न परमिटेड टू अपोज हीज और हर प्रोएक्टिव रोल इन फैसिलिटिंग स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द हाउस इज एन इंपॉर्टेंट एज दैट ऑफ द गवर्नमेंट. और ये कौन कहता है, ये बुकलेट कहता है 2012 में जो पार्लियामेंट्री का बुकलेट आया था उसके अनुसार. थ्योरी अपार्ट द प्रैक्टिकल रोल क्या है इनका, तो प्रैक्टिकल रोल के बारे में हम देखेंगे. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है लीडर ऑफ अपोजिशन का, तो वो देखेंगे. उसमें क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली द लीडर ऑफ अपोजिशन इज द अपोजिशन रिप्रेजेंटेटिव इन द हाई पावर्ड कमिटी हेडेड बाय द PM
फॉर अपॉइंटमेंट, अगर कोई हाई पावर्ड कमेटी बनती है उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को जगह मिलता है। जब हाई पावर्ड कमेटी में किसको हेड करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। जब कोई की पोस्ट को अपॉइंट करना, तो जैसे डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सीबीसी, है ना, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, चेयरपर्सन एंड मेंबर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकपाल एटसेट्रा को जब चूज करना होता है, हाई पावर्ड कमीशन जब बनता है, उसमें जगह मिलता है किसको? लीडर ऑफ अपोजिशन को। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया, ये फैक्ट है, इसको आप खुद से पढ़ लीजिएगा। इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में देखेंगे तो क्या क्या हो जाएगा कि जो अपोजिशन ऑफ लोकसभा और राज्यसभा जो है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है लोकसभा और राज्यसभा का है, जो उसको नंबर 7 पे रखा जाता है। नंबर 7 पे और कौन कौन लोग होते हैं? अलॉन्ग विथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? अजीत डोभाल हैं, फिर से उनको रिलेक्ट किया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम, वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, फॉर्मर पीएम, चीफ मिनिस्टर। आपको हम एक बार थोड़ा सा बता देते हैं जल्दी जल्दी में कि क्या होता है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ये क्या होता है? ये कोई रूल नहीं है, ये जस्ट इस्टेब्लिश किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और मेंटेन क्या किसके द्वारा किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है? लिस्ट ऑफ फंक्शनरी डिग्निटरीज, है ना, ऑफिशियल्स, इसके रैंकिंग के हिसाब से लिखा जाता है। बस ये सेरेमोनियल पर्पस के लिए होता है, कोई इसका लीगल स्टैंडिंग नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखेंगे तो पहले नंबर पे कौन आ जाता है? हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको पता है वीसी। तीसरे नंबर पे कौन आ जाएंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर। चौथे नंबर पे क्या आ जाएंगे? गवर्नर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, पांचवें नंबर पे फॉर्मर प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके बाद एक 5A आ जाता है जिसमें डिप्टी जो पीएम होते हैं वो होते हैं। और छठे नंबर पे आ जाते हैं सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और साथ में इक्विवेलेंट पोजीशन कौन सा होल्ड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। और सातवें नंबर पे तो आप पढ़े ही कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, और उनके साथ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सो ये बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कशन कर दिया गया है लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में। एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है, फैक्चुअल सवाल भी आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है। अगर हम देखेंगे कि इन द पास्ट, ठीक है, कि पास्ट में कौन जो लोग थे जो पोस्ट को ये ग्रहण किए थे, तो हैं सुषमा स्वराज जो कि 2009 से 2014 में लीडर ऑफ अपोजिशन रही हैं। उसके पहले एल.के. आडवाणी साहब थे, उसके पहले सोनिया गांधी रही हैं, शरद पवार भी रह चुके हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी रह चुके हैं और राजीव गांधी साहब भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद है सेफ ड्रिंकिंग नॉट मोरालिटी। ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट आपको अपने जो आंसर बना के लाए हैं उससे डिस्कस कर दे रहे हैं। टाइम की कमी होती है, बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपके साथ डिस्कस करना होता है। ठीक है, तो क्या बोला गया कि इंडिया जो है, ठीक है, इंडिया क्या फेस करता है? रिकरिंग ट्रेजिडी, कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई ट्रेजिडी होते ही रहता है हमारे कंट्री में, राइट? तो कभी रोड एक्सीडेंट हो गया, तो कभी मानसून फ्लडिंग हो गया, कभी हाईलाइट एंड इंपॉर्टेंट ये स्टेट्स inability in enforcing law. Among these tragedies, those caused by the consumption of illicit alcohol stand out. The recent Kalakuruchi hooch tragedy in Tamil Nadu resulting in nearly 60 death. 60 लोग आप एक लोकल शराब पी लेने से अगर मर जा रहे हैं तो स्टेट को शर्म आनी चाहिए, है ना, कि आपके रहते क्या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं आप। बिहार में भी ऐसा ही हुआ था। ठीक है, बिहार में तो खैर बोला जाता है कि सो कॉल्ड कि यहाँ बैन है। अब क्या बैन है सबको पता है। The tragedy underscores the complex and conflicting relationship a state has alcohol consumption. Context क्या है, बैकग्राउंड क्या है आर्टिकल का, वो देख लेते हैं कि स्टेट का जो इनकंसिस्टेंट स्टैंड होता है अल्कोहल कंजम्पशन पे रिफ्लेक्ट है हिस्टोरिकल एम्बिलेंस स्विंगिंग बिटवीन कंडेमनेशन ऑफ ड्रिंकिंग एज ए डीके ऑफ कल्चरल वैल्यू एंड एम्ब्रेसिंग मॉडर्निटी वेयर पर्सनल फ्रीडम आर वैल्यू। ठीक है, क्या होता है? एक हिस्टोरिकल एम्बीवैलेंस होता है। एम्बीवैलेंस क्या होता है कि स्टेट जो होता है ना, सेम टाइम पे कन्फ्लिक्टिंग रिएक्शन भी देगा और उसके साथ भी रहेगा। ठीक है, कि स्टेट ऑफ हैविंग साइमल्टेनियसली कन्फ्लिक्टिंग रिएक्शन बिलीव फीलिंग टुवर्ड्स सम ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेम टाइम पे उसका कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर भी दिखेगा और उसके साथ भी दिखेगा। वो क्या होता है? हिस्टोरिकल एम्बीवैलेंस। जैसे कि कंडेमनेशन की, अगर वो कुछ लोग मर गए तो उसको वो बोलेगा भी कि कंडेम किया जाएगा कि ड्रिंकिंग डीके ऑफ द कल्चरल वैल्यू एम्ब्रेसिंग द मॉडर्निटी। सेम टाइम पे क्या होता है कि पर्सनल फ्रीडम भी है, उसको भी वैल्यू करना होता है। सो दिस हैज लेड टू इनइफेक्टिव पॉलिसीज एंड इन्फोर्समेंट कंट्रीब्यूटिंग टू द परसिस्टेंस ऑफ इलिसिट अल्कोहल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? सोशल इशू के लिए, करंट अफेयर के लिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। ठीक है, कि कब से अल्कोहल शुरू हुआ। तो हम सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि वैदिक और मुगल पीरियड से ही, है ना, अल्कोहल यूज किया जाता है। डेट्स बैक टू वैदिक टाइम्स एंड कंटिन्यू टू मुगल पीरियड डिस्पाइट रिलीजियस प्रोहिबिशन। आपको पता है सोमा
जो वैदिक समय में पिया जाता था, सोम रस जिसको बोलते थे, है ना, फिर मुगल्स भी पीते थे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश कॉलोनी की बात करें, ब्रिटिश कॉलोनी के समय में जो इन्फ्लुएंस रहा है उसकी बात करेंगे, तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस इंडस्ट्रियल डिस्टिल्ड एंड टैक्स्ड एल्कोहल, ठीक है। उसके पहले जो हमारा था वो टैक्स नहीं था, डिस्टिल्ड नहीं होता था। जब ब्रिटिश आए तो उसको थोड़ा फॉर्मलाइज करवाने की कोशिश किए, जैसे दे यूज टू से कि वी आर देयर वर्डन, है ना, वाइट मैन वर्डन, उनका एक थ्योरी था उसके हिसाब से कि ये उनका वर्डन है, वाइट पीपल का वर्डन है कि इन लोगों को सिविलाइज करना है। तो सिविलाइज करने के लिए दे यूज टू हैव वाइन, विस्की, रम एटसेट्रा। तो वो क्या की कि यहाँ का जो लोकल जो ड्रिंक था उसको क्या किया, डिस्टिल्ड किया और टैक्स अल्कोहल बनाया, चेंजिंग ट्रेडिशनल ड्रिंकिंग प्रैक्टिसेस एंड सेटलिंग द स्टेज ऑफ मॉडर्न अल्कोहल कंजम्पशन इन इंडिया। द टर्म इंडिया मेड फॉरेन लिक्कर emerged symbolizing colonial influence and the moral narrative against indigenous alcohol। आपको पता होगा कि जो भी ट्राइब्स हैं, झारखंड के ट्राइब्स हैं, उनका एक हांडी नाम का एक कोई ड्रिंक होता है जो कि उनका सेरेमोनियल में भी होता है, रिलीजियस ड्रिंक होता है, ठीक है। तो वो सब को वो क्या किए कि हटा के इंडियन मेन फॉरेन लिक्वर को इमर्ज किए, सिम्बलाइजिंग कॉलोनी इन्फ्लुएंस और मोरल नैरेटिव अगेंस्ट इंडिजिनियस अल्कोहल, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी और प्रोहिबिशन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है हमारा कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिकली मैंडेट द स्टेट टू इंप्लीमेंट प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस इंक्लूडिंग अल्कोहल, कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिकली मैंडेट करता है कि स्टेट पे वो छोड़ता है बात को कि ये आपकी मर्जी है कि आप अपने स्टेट में, आप अपने घर में, आप अपने आंगन में चाहते हैं इंप्लीमेंट करना प्रोहिबिशन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस का इंक्लूडिंग अल्कोहल। अब ये बताइए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा आर्टिकल नंबर, ठीक है। आपको हिंट दे रहे हैं, डीपीएसपी में लिखा हुआ है, आर्टिकल नंबर बताइएगा, ठीक है। अब स्टेट स्पेसिफिक अप्रोच की बात करेंगे हम, तो ओनली ए फ्यू स्टेट्स लाइक गुजरात, बिहार जो क्या है कि इंप्लीमेंटेड प्रोहिबिशन, ठीक है। और साउथ नॉर्थ ईस्ट का भी कोई एक स्टेट है जहां प्रोहिबिशन है, याद नहीं आ रहा है हमको, अगर आपको याद होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सा स्टेट है जहां पे लिखकर प्रोहिबिटेड है। अदर्स स्टेट हैव अडॉप्टेड वेरिंग पॉलिसीज विद लिबरल टू ड्रैकोनियन, है ना, कि बाकी सब जो स्टेट है वो क्या है कि लिबरल पॉलिसी अपनाए, कि कहीं कहीं पे किसी किसी केस में वो बैन है, किसी किसी केस में आपको मिल सकता है ना। सेम लाइक बिहार प्रोहिबिशन एक्सपेरिमेंट हाईलाइट्स द इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस ऑफ एल्कोहल पॉलिसी एंड एसोसिएटेड सोशल इशू लाइक डोमेस्टिक वायलेंस। यहाँ क्या बोला गया था कि एक तो पहले दिया गया कि इलेक्टोरल सिग्निफिकेंस ऑफ एल्कोहल पॉलिसी, और दूसरा कि जो डोमेस्टिक वायलेंस को कम करने के लिए बिहार में क्या किया गया, प्रोहिबिशन किया गया, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है कि इलिसिट अल्कोहल इलिसिट अल्कोहल प्रोडक्शन जो हो जाता है, जब जैसे आपको सबको पता है कि जब आप गांव जाएंगे तो गांव का जो खेत खलिहान जिसको हम टाल बोलते हैं, गांव का जो खेत होता है जहाँ पे कोई लोग नहीं जाता, जहाँ सिर्फ खेती होता है, वहाँ पे इलीगली क्या किया जाता है, दारू बनाया जाता है, और वहाँ के लोग पीते हैं, गलती से इथेनॉल की जगह पे मिथेनॉल बन गया और वो पी के क्या होंगे, ह्यूज ट्रेजेडी हो जाएगा। तो सेम इलिसिट अल्कोहल प्रोडक्शन का जो है ये कंट्राडिक्टरी स्टेट पॉलिसी और इन्फेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट, ये किसका कमी है, ये इट्स अ कंप्लीट फेल्यूर ऑफ स्टेट लॉ एंड स्टेट प्रशासन। आप प्रशासन की कमी है कि आपको पता नहीं है कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, फिर क्या स्टेट चला रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं कि हमारे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है ना। सो हैव लेड टू द परसिस्टेंस ऑफ इलीगल मूनशाइन इंडस्ट्री विच थ्राइव्स ड्यू टू हाई डिमांड एंड कंक्लूजन ऑफ अथॉरिटीज, राइट। द पुअर आर द मोस्ट अफेक्टेड बाय इलिसिट अल्कोहल, है ना, जो गरीब हैं वही तो इलिसिट अल्कोहल पिएंगे सस्ता होने के कारण। अमीर आदमी है तो वो तो इंपोर्टेड पीते हैं, है ना, दे यूज टू हैव द जॉनी वॉकर एंड ऑल, राइट। As seen in frequent huge tragedy and high number of arrests for drinking। पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी की अगर बात करेंगे तो अल्कोहल रिलेटेड ऑफेंसेस, लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इन इलिसिट प्रोडक्शन, जो गांव में जो दारू बना रहा है, जो हूच बना रहा है, उसको क्या पता कि एक मॉलिक्यूल इधर से उधर होगा और वो दारू से जहर बन जाएगा, अल्कोहल से इथेनॉल से मिथेनॉल बन जाएगा। दे डोंट नो, दे डोंट हैव एनी आइडिया कि हाँ वो क्या होता है। तो लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इलिसिट प्रोडक्शन होता है ना, पोजेस सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क। द नीड फॉर बैलेंस अप्रोच टू परमिट कंट्रोल्ड अल्कोहल कंजम्पशन व्हाइल स्ट्रिक्टली रेगुलेटिंग एंड पेनलाइजिंग ऑफेंसेस एज एविडेंस। उसका हम लोग क्या करेंगे, रिकमेंड क्या है पॉलिसी रिफॉर्म में कि इफ यू आर गोइंग टू बी ए सिविल सर्वेंट देन योर वर्क इज जो पॉलिसी पे काम करना होगा। कैसे उसमें आपसे मंत्री साहब रिकमेंडेशन मांगेंगे तो क्या देंगे कि नेशनल कंसेंसस ऑन अल्कोहल पॉलिसी जो है उसमें क्या है कि नेशनल डायलॉग इज नीडेड टू बैलेंस कल्चरल, सोशल एंड पब्लिक हेल्थ कंसिडरेशन इन अल्कोहल पॉलिसीज, लर्निंग फॉर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस सच एज यूके का जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ ड्रिंकिंग ड्राइविंग लॉ है वो क्या कर सकते हैं, कैन गाइड पॉलिसी रिफॉर्म। उससे हम देख सकते हैं यूके का जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि वहाँ ड्रिंकिंग ड्राइविंग लॉ पे जो इन्फोर्समेंट किया गया था उसको हम अपने यहाँ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशन के साथ, है ना। लीगलाइजिंग एंड रेगुलेटिंग इंडिजिनियस अल्कोहल, कि जो इंडिजिनियस अल्कोहल है, जो लोकल अल्कोहल है, उसको लीगलाइज कर दीजिए कि उसका प्रोडक्शन करिए, लेकिन एक स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल के साथ रिड्यूस द प्रेवलेंस ऑफ इलिसिट अल्कोहल। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कर दीजिए,
ठीक है, कि अल्कोहल रिलेटेड अगर ऑफेंस होता है सच एज अंडर एज ड्रिंकिंग शुड बी इन्फोर्स रिगुलसली। जब शुरू शुरू में आपको याद होगा जब हमारे बिहार में प्रोहिबिशन हुआ था दारू का, तो इतना स्ट्रिक्ट रूल था कि लोग बहुत ही ज़्यादा डरते थे, इतना ज़्यादा गाड़ियाँ पकड़ाती थी कि लोग एकदम ही डरते थे। लेकिन उसको क्या किया गया, फिर से लॉ करके उसको थोड़ा लिबरल बना दिया गया। वोट बैंक का भी सवाल है भैया, है ना, जहाँ पीने वाले 80% लोग हैं तो वहाँ तो करना ही पड़ेगा। तो चाहिए क्या, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी चाहिए, है ना। पब्लिक हेल्थ अप्रोच की अगर हम बात करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ हार्मफुल ड्रिंकिंग शुड बी बियॉन्ड इम्पेशेंट एंड डीएक्टिव सेंटर ऑफ एविडेंस बेस्ड साइको सोशल इंटरवेंशंस थ्रू द प्राइमरी केयर नेटवर्क, है ना। जैसे अगर किसी को आदत लग गया है तो उसके लिए रिहैब सेंटर बना देना चाहिए, है ना। पब्लिक हेल्थ कैंपेन चलाना चाहिए, गांव वाले को बताना चाहिए कि दिस काइंड ऑफ अल्कोहल विच यू आर कंज्यूमिंग इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, है ना। ये आपका लीवर को सड़ा देगा, आपका स्टमक को ख़राब कर देगा, अल्सर हो जाएगा, है ना, आपके बाल बच्चे सब ऐसे ही मर जाएंगे, सब खराब हो जाएगा। तो ये कैंपेन किया जाएगा। एजुकेशन कैन हेल्प चेंज सोशल एटीट्यूड, है ना। कभी भी ये जो नशा करना होता है ना, उसको कूल नहीं समझना चाहिए। और हमारा जो यूथ है, जो हमारा जो जनरेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ नशा इसलिए कर रहा है कि उसको कूल बनना है। तो हमको कूल नहीं बनना है। यू कैन बी कूल, आप होश में कूल बन सकते हैं, ना कि नशा करके ही कूल बन सकते हैं, राइट। इफ़ यू एग्री डू कमेंट अब कि हाँ कूल बनने के लिए ही करते हैं, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि इंडिया का रिकरिंग ट्रेजेडी रिलेटेड टू इलिसिट अल्कोहल कंजम्पशन हाईलाइट द नीड फॉर द कोहेरेंट एंड बैलेंस्ड अप्रोच। ऐसा नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट कर देना है, आपको पता है कि लोग कंज्यूम करना चाहते हैं तो उसको लीगलाइज करिए ना। क्यों आप स्ट्रिक्ट रूल बना रहे हैं, क्यों उसको ज़बरदस्ती कर रहे हैं, उसको अच्छे से यहाँ पे बताया था ना कि क्वालिटी कंट्रोल दीजिए, है ना, लीगलाइज करिए, ठीक है। तो वही को यहाँ पे बोला जाए कि नेशनल कंसेंसस इन्फॉर्म्ड बाय द पब्लिक हेल्थ साइंस एंड इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इज एसेंशियल टू एड्रेस द कॉम्प्लेक्स social, cultural and health dimension of alcohol consumption by legalizing and regulating alcohol production and enforcing a strict penalty for offences. India can mitigate the risk and tragedy associated with the alcohol. कल वाले न्यूज़पेपर में जो आपको हम डिजास्टर मैनेजमेंट के का जो डिस्कस किए थे, क्या आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बड़ा डिजास्टर है हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए? दिस इज आल्सो ए काइंड ऑफ डिजास्टर। चलिए ऑलराइट, अब आगे आते हैं। अगला जो है मूडीज़ वार्निंग के बारे में है। पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मूडीज़। कुछ लोग को लगे मूड जो होता है हमारा, जो मन होता है वो होता है, नहीं, काइंड ऑफ उनका एक उस तरह का नहीं है। मूडीज़ जो रेटिंग जो है, अरे बाप रे 22 मिनट हो गया, आप लोग को जल्दी 30 मिनट में ख़त्म करना है। चलिए फटाफट बता दे रहे हैं। मूडीज़ जो क्या होता है, मूडीज़ एक बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग बिजनेस है। बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग बिजनेस किसके द्वारा? मूडीज़ कॉरपोरेशन के द्वारा, ठीक है। ये कब बना है? ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, 1909 से बना हुआ है, ठीक है। और कहाँ है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएस में, ठीक है। इसका काम क्या है? ये रैंक करता है क्रेडिट बर्दनेस ऑफ द बोरोअर यूजिंग ए स्टैंडर्ड रेटिंग स्केल से, ठीक है। तो आपका काम क्या है इसमें? क्या है कि जो क्रेडिट लिया, जैसे कोई पैसा कहीं से आप ले रहे हैं तो आपके बारे में, जैसे इंडिया में आप जब लोन लेने जाएंगे तो आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, ठीक है। तो सिविल स्कोर क्या है? वो भी एक क्रेडिट रेटिंग है, जैसे सेम लाइक मूडीज भी है, वो क्या है? वो बॉन्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। जैसे कंपनी का देश जो है कहीं से पैसा बोरो करना चाहता है तो उसका पैसा लौटाने का कितना क्रेडिट वर्दीनेस है बोरोअर का, उसका रैंक करती है डिफरेंट सर्वे करके, स्टैंडर्डाइज्ड रेटिंग स्केल है इनका, ठीक है। तो ये देखते हैं ये क्या कह रहा है कि रिसेंट रिपोर्ट बाई मूडीज हैज वार्न्ड दैट इंडिया परसिस्टेंट वाटर क्राइसिस। ये बोल रहे हैं कि इंडिया में जो है वो वार्न कर रहा है मूडी कि अगर इंडिया का जो परसिस्टेंट वाटर क्राइसिस है, आपको पता है दिल्ली में एकदम सीवियर वाटर क्राइसिस अभी चल रहा है, एंड इंक्रीज्ड वल्नरेबिलिटी ऑफ, और हम बिहार में देखते हैं क्या कि बहुत सारे लोग अपना घर का पानी, उनका जो टैंक ओवरफ्लो होता है वो ऐसे ही बाहर बहते रहता है। प्लीज़ आप अगल बगल को तो बोलना बंद करिए, पहले अगर आप अपने भी घर में अगर ऐसा हो रहा है प्लीज़ सेव वाटर, है ना। किन्हीं को वो मिल नहीं रहा है, आप यहाँ बर्बाद कर ले रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ सेव वाटर, इट्स आवर रिक्वेस्ट, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज कुड इम्पैक्ट द सोवरेन क्रेडिट स्ट्रेंथ एज इंडिया एम्स टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। वाटर सिक्योरिटी विल बी क्रिटिकल। मूडी का जो हाइलाइट्स है वो क्या कह रहा है कि पोटेंशियल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, किसके कारण? वाटर स्ट्रेस के कारण, पर्टिकुलरली इन एग्रीकल्चर एंड की इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर क्यों दिया गया? यू ऑल नो कि हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। तो अगर हम कृषि कब होगा? जब इरिगेशन की फैसिलिटी है ना, एम्पल अमाउंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी जो किसान हैं, जो हमारे फार्मर्स भाई हैं, जो उनको मिलेगा तब हम अच्छे से, फूड क्राइसिस नहीं होगा। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उससे रिलेटेड उसको होगा, सच एज कोल फायर पावर जनरेशन, स्टील प्रोडक्शन एटसेट्रा। इसके कारण क्या होगा? वाटर स्ट्रेस के कारण जो पोटेंशियल इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन है वो हो सकता है। ये कौन बोल रहा है? मूडी का नया रिपोर्ट आया है, वो वार्न कर रहा है कि आप अपना वाटर क्राइसिस का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्या है?
कॉन्टेक्स्ट वही है कि इंडिया का जो है सिग्निफिकेंट चैलेंज है वाटर अवेबिलिटी के कारण, पर कैपिटा वाटर अवेबिलिटी प्रोजेक्टेड फॉल बिलो क्रिटिकल लेवल ऑफ 2030। 2030 आते आते जो हमारा पर कैपिटा वाटर अवेबिलिटी होता है, पर कैपिटा वाटर अवेबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि एक आदमी एक दिन में कितना पानी उसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, क्या बोले फिर से सुन लीजिए, पर कैपिटा वाटर अवेबिलिटी, एक आदमी एक दिन में कितना लीटर उसके लिए पानी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड पर कैपिटा, मतलब पर पर्सन वाटर अवेबिलिटी, है ना। वो बोला जा रहा है कि 2030 तक जो बिलो क्रिटिकल लेवल पे चला जाएगा। हिस्टोरिकली इंडिया इज फोकस्ड ऑन सप्लाई साइड सोल्यूशन, है ना। इंडिया जो है, हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सप्लाई साइड सोल्यूशन पे ध्यान देते हैं, लीडिंग टू एक्स्ट्रा ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। एंड हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सप्लाई साइड पे, आपको हम लोग को लगता है कि यहाँ खजाना पड़ा हुआ है, इसको जितना ओवर एक्सप्लॉइट कर देंगे, हम लोग को सिर्फ और सप्लाई साइड कर देंगे, हम लोग इफिशिएंट वाटर यूज पे काम नहीं करते हैं। ये रिसेंट जो इनिशिएटिव लिया गया है वो जल शक्ति अभियान के द्वारा मिनिस्ट्री बनाया गया था। आपको ये भी बताना है कि इस बार जल शक्ति मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। प्रमोट वाटर कंजर्वेशन बट इम्प्लीमेंटेशन हैज बीन लिमिटेड, राइट। हमारे एग्जाम के लिए कैसे हो जाता है, पहले तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, करंट अफेयर भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आप खुद से इसको पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, चैलेंजेस क्या है और इकोनॉमिक इंपैक्ट इस पर क्या होना है कि अगर वाटर स्ट्रेस होता है या इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होता है तो क्या होगा कि वाटर स्ट्रेस कैन डिस्टर्ब एग्रीकल्चर ऑपरेशंस एंड इंडस्ट्री, आपको ऊपर ही बता दिए कि फूड प्राइस कैसे बढ़ जाएगा, रिड्यूस रियल इनकम हो जाएगा। अब किसान अपना उत्पाद ही नहीं बना पाएगा तो फूड क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है, ये सेक्टर लाइक कोल फील्ड पावर जनरेशन, यहाँ पानी का जरूरत होता है ना, स्टील प्रोडक्शन में पानी का जरूरत होता है, सो वल्नरेबल टू वाटर शॉर्टेजेस। प्रोजेक्टेड डिक्लाइन इन वाटर अवेबिलिटी, क्या कि गवर्नमेंट एस्टिमेट क्या कर रहा है कि इंडिकेट दैट पर कैपिटा वाटर अवेबिलिटी इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू फॉल फ्रॉम 1486 क्यूबिक मीटर टू लेस देन 1400 क्यूबिक मीटर, 1400 क्यूबिक मीटर तक आ जाएगा, कब, 2030 तक। ये सब डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, नोट्स बना के रख लीजिएगा। दिस डिक्लाइन इज well below the Ministry of Water Resources benchmark in 1700 cubic meters, right। हिस्टोरिकल अप्रोच और करंट इनिशिएटिव क्या है कि सप्लाई साइड पे फोकस करते थे, तो हम लोग जो ट्रेडिशनल अप्रोच है हमारा एड्रेसिंग वाटर डेफिसिट एंड एम्फसाइजिंग सप्लाई साइड मेजर, सो लीडिंग टू अनसस्टेनेबल ग्राउंड वाटर यूज, है ना, कि वो अनसस्टेनेबल है, इसको हमको सस्टेनेबल बनाना है। सप्लाई साइड पे, डिमांड साइड पे, ये स्टोरेज साइड पे भी हमको मेजर पे काम करना है। ठीक है, वाटर प्रोड्यूसिंग मैकेनिज्म टू फेल, है ना, प्राइसिंग ये मैकेनिज्म जो है वो फेल हो जाता है। क्रिटिकल स्टेट ऑफ द कंट्री एक्विफर। जल शक्ति अभियान, उसको हम देखेंगे कि कब लॉन्च हुआ, 2019 में। बीपीएससी में पूछ देता है प्रीलिम्स में कि कब लॉन्च हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि जल शक्ति अभियान जो है वो 2019 में लॉन्च किया गया है। इसका इनिशिएटिव क्या था, फोकस ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर कंजर्वेशन। अभी क्या बताया कि पहले हम सिर्फ सप्लाई साइड मेजर पे काम करते थे, अब क्या है, हम लोग सेविंग वाटर पे काम करने लग गए हैं, है ना, रिजर्व पे काम करने लगे कि कैसे उसको रिजर्व किया जाए, है ना। डिस्पाइट लॉ प्रमोटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मेट्रो लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, इम्प्लीमेंटेशन रिमेन वीक विथ लिटिल डेटा ऑन कॉम्प्लियंस। अर्बनाइजेशन ऑफ फ्यूचर वाटर डिमांड क्या है कि इंक्रीजिंग अर्बन पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, इनिशिएटिव, पेनाल्टी, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, ये सब आप खुद से पढ़ लीजिएगा, टाइम की कमी है, नहीं तो हम डिस्कस कर देते। हालांकि कुछ बहुत आसान भाषा में लिखा हुआ, आप पढ़िएगा समझ में आ जाएगा, डेटा है, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, कंक्लूजन भी वही है कि वाटर क्राइसिस के कारण कैसे मूडी अपना जो रिपोर्ट है वो अंडरस्कोर करता है और क्रिटिकल इंपॉर्टेंस बताता है कि वाटर स्ट्रेस जो है वो सेफगार्ड इकोनॉमिक मिशन को, वाटर अवेबिलिटी प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन एंड अर्बन कंपटीशन ऑफ वाटर इंक्रीजिंग, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर इसेंशियल। पॉलिसी मेकर मस्ट अडॉप्ट इनोवेटिव सोल्यूशन एंड इन्फोर्सिंग, क्या है यहाँ पे देखिए फ्यूचर, ये थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया जा रहा है कि जो पॉलिसी मेकर हैं उनको इनोवेटिव सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि लिमिटेड चीज़ में अगर आप इनोवेशन नहीं लाएंगे तो क्या होगा, वो उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर देंगे आप। ओके, तो वही बोला कि सपोर्टिंग इंडियाज गोल ऑफ बिकमिंग द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। जब तक हम और आप नहीं चाहेंगे हमारा देश थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बनेगा, सो थिंक अबाउट इट, राइट। अगला है कि इट्स अबाउट द जॉब्स, द सेम वही बात डिस्कस किया गया इसमें आईएमएफ के बारे में कि इंडिया इज सेट टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बट क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी डिटरमाइन हाउ बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ रीच पीपल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आईएमएफ इसमें रिकमेंड किया है, तो सबसे पहले हम आईएमएफ के बारे में आपको बता दे रहे हैं। आईएमएफ क्या है, आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, और ये क्या है, एक फाइनेंशियल एजेंसी है, किसका, यूएन का। ठीक है, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। ओके, और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, इस्टेब्लिश्ड ऑन 27 दिसंबर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 1945। ठीक है, कब कैसे बना था, एग्जाम में पूछ देता, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनाया गया था। क्यों बनाया गया था,
बनाया इसलिए गया था कि जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ 1945 में, तो क्या था कि हम लोग का जो इकोनॉमी था पूरे देश का, पूरे वर्ल्ड का, वो क्या था, खत्म हो चुका था। तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को टू रिकंस्ट्रक्शन ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस किया गया और उसमें बनाया गया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, इसमें कि फिर से कंस्ट्रक्ट करेंगे मॉनेटरी को। इसके चेयरपर्सन कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। और आपको चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा रहा है जो कि हमारे इंडियन ओरिजिन की हैं, इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट कर सकते हैं। वो बनी है इसकी फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है ये बताइएगा। चलिए आपको एक हिंट दे रहे हैं कि वो पहले क्या थी, पहले वहाँ की जो आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट थी, चीफ इकोनॉमिस्ट, ठीक है। वेन एवर सी कम्स टू इंडिया सी यूज टू हैव पानीपुरी। इतना ज़्यादा आपको हिंट दे दिया, ठीक है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए फटाफट इसको हम डिस्कस करते हैं। इसको भी आप खुद से पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। कि वर्ल्ड का जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी 2025 तक बनेंगे और 3rd लार्जेस्ट जो है 2027 तक बनेंगे। ये किसका प्रोजेक्शन है, आईएमएफ का प्रोजेक्शन है। आईएमएफ के बारे में आपको बता दिए कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, फाइनेंशियल एजेंसी है यूएन का, है ना, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। 1945 में बना। कब बना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, टू रिकंस्ट्रक्ट इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा इसके चेयरपर्सन है। तो डिस्पाइट द इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द पोरेस्ट नेशन। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी इंडिया जो है वो पुअरेस्ट नेशन में रहेगा। क्यों, कि लार्जेस्ट इकोनॉमी ड्यू टू लो पर कैपिटा इनकम, कि देश का इनकम बढ़ रहा है लेकिन लोग का इनकम नहीं बढ़ रहा है। सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चैलेंज इन लेबर मार्केट। कॉन्टेक्स्ट वही है कि 3.5 ट्रिलियन से 5.8 ट्रिलियन हमारा इकोनॉमी चला जाएगा, है ना। इसको पढ़ लीजिएगा। रिलेवेंट क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करेंट अफेयर, पब्लिक एंड सोशल इशू। इसका प्रोजेक्शन क्या है कि आईएमएफ का जो प्रोजेक्शन है वो क्या है, इसमें बोला कि इंडिया का जो जीडीपी है वो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 5.1 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2025 विद द रियल रेट ग्रोथ ऑफ 6.5% एनुअली, कि साल भर में 6.5% के हिसाब से ये बढ़ते चला जाएगा और हम 2025 में 5.8 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे, विच विल बी द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। इन 2027 में कि इंडिया जो है प्रोजेक्ट किया गया है कि जो हम लोग वी विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी सरपासिंग जर्मनी। ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। बट इफ वी टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम देन वी विल कोलैप्स। डिस्पाइट द ग्रोथ इंडिया पर कैपिटा इनकम इज एक्सपेक्टेड टू $4,281 बाई द 2029 कीपिंग इन द लो मिडिल इनकम कैटेगरी। चैलेंजेस क्या है लेबर मार्केट में, लेबर मार्केट के कारण इनफॉर्मल इंप्लॉयमेंट है। सबसे पहला बात वही है कि किसको कितना मिल रहा है ना, उसको प्रॉपर बेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिनिमम बेज से ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसको कितना आवर्स काम करवाया जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। द नंबर ऑफ इन्फॉर्मल इंटरप्राइजेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 5.76 करोड़ इन 2010-11 से 6.5 करोड़ इन 2022-2023। सोचिए 5.76 करोड़ से बढ़ के 6.5 करोड़ हो गया है। ठीक है, विद अराउंड 11 करोड़ वर्कर इंगेज इन दिस इस्टेब्लिशमेंट। ये नॉन इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट उसमें इतना ज़्यादा वर्कर है ना। इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट करेक्टराइज बाय लो प्रोडक्टिविटी एंड अर्निंग्स। उनको काम भी वैसा लो प्रोडक्टिविटी का कराया जाता है और उनका अर्निंग भी क्या होता है, बहुत कम होता है। विथ वैल्यू एडेड पर वर्कर इन इनफॉर्मल इंटरप्राइज बीइंग सिग्निफिकेंट लोअर देन फॉर्मल इंटरप्राइजेज। एग्रीकल्चर और लो प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे तो 23 करोड़ जो वर्कर है वो इंगेज किस चीज़ में है, एग्रीकल्चर में है, कंट्रीब्यूटिंग लो प्रोडक्टिविटी इन द लेबर मार्केट, है ना। और साथ में इकट्ठे अगर देखेंगे तो इनफॉर्मल नॉन फॉर्मल इंटरप्राइजेज नियरली 2/3 ऑफ द लेबर फोर्स इज इंगेज इन लो प्रोडक्टिव जॉब्स। ये सब डेटा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि आपको यहीं से इसको आप नोट्स बना लीजिए। जब भी बात आए कि बिहार क्यों डेवलप नहीं कर रहा है, बिहार के बारे में क्या इकोनॉमिकल दिक्कत है, इनफैक्ट इंडिया के बारे में क्या, हम फेंक के मारिए सब डेटा एकदम मुंह पे। जब आपका कॉपी चेक होगा, जो एग्जामिनर होगा वो एकदम खुश हो जाएगी, क्या बात है, क्या बढ़िया लिखा है ना। अगर हम स्ट्रक्चरल इशू और इम्प्लीकेशन की बात करेंगे तो लैक ऑफ प्रोडक्टिव जॉब है ना। इकोनॉमी हैज़ नॉट एबल टू क्रिएट प्रोडक्टिव जॉब। गिग इकोनॉमी, जैसे कि जो भी जोमेटो, ये जो डिलीवरी पार्टनर्स जो होते हैं उनको गिग इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, गिग भी 2-3 तरह का होता है। एक प्लेटफॉर्म गिग होता है, सेक्टर बाद में बताएंगे। उबर, जोमेटो, स्विगी, ये सब क्या है, ये परमानेंट वर्कर में नहीं आते, ये गिग वर्कर में आते हैं। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिफ्लेक्टिंग द लैक ऑफ फॉर्मल जॉब, है ना। यूथ बल्ज एंड राइजिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, है ना, कि यूथ बढ़ रहा है लेकिन यूथ को प्रोडक्टिव काम में लगाना चाहिए, उसके बदले हम क्या करते हैं, उनको लार्जिंग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में हम उनको लेबर में हम कन्वर्ट करते जा रहे हैं। इनकम इनक्वालिटी एंड सोशल मोबिलिटी खुद से पढ़ लीजिएगा। फ्यूचर आउटलुक की नीड फॉर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, बैलेंसिंग ग्रोथ एंड सोशल इक्वालिटी। टाइम की कमी है, आप खुद से इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका कंक्लूजन है, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब प्लेसेस इन न्यूज़ पे आते हैं। कीनिया के जो प्रेसिडेंट हैं बैक डाउन ऑन टैक्स राइजेज आफ्टर द डेडली प्रोटेस्ट। वहाँ कियोस हो गया था, कल आपके न्यूज़पेपर में बताए थे कि मारे बम के धुआं क्या हुआ था वहाँ के पार्लियामेंट में जाकर, वहाँ के जो प्रोटेस्टर थे नायरोबी में। ठीक है,
हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये देखना कि कीनिया है कहाँ। सो सबसे पहले तो बहुत लोगों को ये नहीं पता हो कि कीनिया है कहाँ, तो कीनिया कहाँ है, कीनिया इज इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ठीक है, अफ्रीका में है। आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका से तीनों लाइन गुजरती है, इक्वेटर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन भी, ठीक है। तो हम आपको ये बता दे रहे हैं कि कीनिया कहाँ है, तो ये देखिए कीनिया यहाँ है, कीनिया की कैपिटल कहाँ है, नायरोबी, ठीक है। तो ये जो रीजन है ये क्या इसको बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। इसमें इसमें कौन कौन सा कंट्री आता है, इसमें आता है इथियोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया एंड जिबूती, 4 कंट्री। नैरोबी कीनिया नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ही फेमस यहाँ पे एक लेक है और यहाँ से एक रिवर निकलती है, वो आपको यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए कौन सा है, यहाँ पे जो कीनिया से टच करती है वो है लेक विक्टोरिया, राइट। लेक विक्टोरिया है और लेक विक्टोरिया का जो टचिंग कर रहा है यहाँ पे कौन सा है, ये लेक विक्टोरिया है। लेक विक्टोरिया से निकलती है वाइट नाइल और यहाँ से वाइट नाइल निकलती है। वाइट नाइल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ का जो सॉइल है ना वो वाइट है और जो उसमें पानी मिलता है तो वो वाइट वाइट हो जाता है, दैट्स वाई वी से वाइट नाइल। और लेक ताना जो है, लेक ताना से ब्लू नाइल निकलती है। दोनों जगह कहाँ मिलती है, खार्तूम में। खार्तूम से होते हुए सूडान होके, इजिप्ट होते हुए वो असवान से होके नाइल में जाके, कायरो से जाके और एलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे वो क्या करती है, स्वाहा, मेडिटेरेनियन सी में फॉल करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाइल रिवर का ओरिजिन कहाँ कहाँ से। तो नाइल रिवर, वाइट नाइल लेक विक्टोरिया से निकलेगी और ब्लू नाइल लेक ताना से निकलेगी, दोनों खार्तूम में मिलेंगे, वहाँ से वो ये नाइल रिवर बनती है और वो इजिप्ट होते हुए कायरो होके एलेक्जेंड्रिया पोर्ट पे मेडिटेरेनियन सी में फॉल करती है। यहाँ पे रेड सी है और इधर क्या है, देखिए मैप में, ये अरेबियन सी हो जाएगा, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साउथ अफ्रीका, ये मेडागास्कर हमारा जो इंडियन ओशन में आता है, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ एडन, रेड सी, मेडिटेरेनियन सी, ये मागरेब रीजन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सहारा है, तो आप एक बार ध्यान दीजिएगा, है ना। टाइम हो गया, नहीं तो इसमें और भी डिस्कस कर लेते हैं हम। चलिए आप एक चीज़ बताइएगा, आपको पता है कि यहाँ से सबसे ज़्यादा जो इक्वेटर जिससे जो है अफ्रीका की कंट्रीज पास करती है, तो अफ्रीका का कौन कौन सा कंट्रीज है, नेम द कंट्रीज जो कि इक्वेटर जिस अफ्रीका के जो भी कंट्री से इक्वेटर पास करती है उसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बहुत ज़रूरी है। आप जब टाइप करिएगा तो आपको याद रहेगा, है ना, ठीक है, ध्यान दीजिए। बाकी थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग अस, है ना। जो भी आपका जिस तरह का रिव्यू हो, अच्छा लगा, बुरा लगा, है ना, आपको क्या इंप्रूवमेंट कराना, क्या चाहिए, किस चीज़ पे डिस्कस करवाना चाहते हैं, डू लेट अस नो, डू कमेंट अस। थैंक यू सो मच।